बिहार में जारी सियासी सरगर्मी और तमाम अटकलों के बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई। पार्टी के सांसद भी पटना पहुंच रहे हैं। वहीं आज आरजेडी के विधायक दल की भी बैठक होनी है, जिसमें पार्टी के सांसद भी शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद नीतीश कुमार बिहार में एनडीए गठबंधन पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन में टूट की अटकलों के बीच जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ऐसी खबरों को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि फिलहाल हम बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं और जो बातें चल रही हैं वो सही नहीं हैं। हालांकि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ कब तक गठबंधन में है, इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो भविष्यवक्ता नहीं है। सोचने वाले क्या सोचेंगे, उनकी मर्जी, लेकिन गठबंधन हम लोगों का है, चल रहा है। कब तक चलेगी? अब कब तक चलेगा ये, अब कोई भविष्यवक्ता तो हम है नहीं। देखिए, भविष्य कोई नहीं बता सकता। हाँ, वर्तमान आज है, वर्तमान में हम कह सकते हैं कि गठबंधन हमारा है, चल रहा है। जो बात हम लोगों ने कही ही नहीं, उस पर फिर यह कहना कि आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कहाँ कुछ कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह का जिक्र करते हुए सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला जेडीयू का नहीं बल्कि बीजेपी का था। ललन सिंह ने कहा कि इस बात को खुद आरसीपी सिंह ही स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं तय करेगी कि जेडीयू से कौन मंत्री बनेगा। कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई। अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। बिहार में एनडीए सरकार को लेकर जारी अटकलों के बीच आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने बड़ा बयान दिया। जेडीयू संघ सरकार के सवाल पर इशारों में उन्होंने बड़ी बात कह दी। मनोज झा ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी खामोशी से सब कुछ नहीं देख सकती। बिहार के हित में जो कुछ होगा आरजेडी वो करेगी। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस है। उसके बाद हम बिहार में इस तरह के अस्थिरता के तत्व तो देख नहीं सकते। तो जाहिर तौर पर इसकी परिणति देखिए कैसे होती है। प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं, तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार के में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। बीजेपी बिहार के पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है। बीजेपी नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने बिहार के घटनाक्रम को लेकर बयानबाजी न करने को कहा है। खबर ये भी है कि प्रदेश बीजेपी के कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार से भी चर्चा की है। नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से गाली गलौज करने वाला नेता श्रीकांत त्यागी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई कर उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। आरोपी की तलाश में नोएडा पुलिस की 8 टीमें 3 राज्यों में उसकी तलाश कर रही है। सोमवार को सोसाइटी स्थित उसके घर पर अवैध निर्माण को तोड़ा गया। वहीं आरोपी पर गिरफ्तारी का दबाव बनाने को भंगेल में उसकी दुकानों पर जीएसटी टीम ने छापेमारी की। बावजूद इसके श्रीकांत त्यागी अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी के घटनाक्रम को लेकर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। सोसाइटी में महिला के साथ की गई बदतमीजी के मामले में सीएम योगी ने गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया कि आरोपी और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस मामले में इंस्पेक्टर इंचार्ज, एक सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल को सस्पेंड किया जा चुका है। महाराष्ट्र में आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सुबह 11 बजे शिंदे गुट और बीजेपी के 14 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महत्वपूर्ण गृह विभाग दिए जाने की संभावना है। शिंदे और फडणवीस ने 30 जून को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन इसके बाद कैबिनेट विस्तार नहीं किया गया, जिसे लेकर तमाम विपक्षी नेता लगातार सवाल उठा रहे थे।
योगी सरकार में मंत्री राकेश सचान को अवैध असलहा रखने के मामले में 1 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 1500 रुपए जुर्माना भी लगाया है। हालांकि सचान जेल नहीं जाएंगे। उनकी पहले से कोर्ट में बेल एप्लीकेशन भी लगी थी। उस पर कोर्ट ने बॉन्ड पर जमानत भी दे दी। कोर्ट से जमानत पर रिहा होने के बाद राकेश सचान ने कहा कि मुझे कोर्ट पर भरोसा है, मैं सेशन कोर्ट में अपील करूंगा। सत्ताईस वर्ष पुराने बहुचर्चित जीआरपी सिपाही हत्याकांड में जौनपुर की कोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। खुटन विधानसभा से 3 बार विधायक और मछली शहर से 1 बार सांसद रह चुके उमाकांत यादव, उनके ड्राइवर राजकुमार यादव सहित 7 लोगों को 6 अगस्त को दोषी करार दिया। 4 फरवरी 1995 को जौनपुर के शाहगंज रेलवे स्टेशन पर जीआरपी सिपाही अजय सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद उमाकांत यादव और उनके गनर समेत 7 लोगों पर दोष सिद्ध हुआ था। घटना के समय उमाकांत यादव मौजूद थे। पथराचौल घोटाले में ईडी के निशाने पर चल रहे शिवसेना सांसद संजय राउत को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अदालत ने राउत को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को संजय राउत की हिरासत का समय खत्म हो गया था, जिसके बाद उन्हें ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। देश में आज बड़े पैमाने पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है। आजादी के 75 साल पर राजनीतिक दलों के बीच देशभक्ति से भरे कार्यक्रम करने की होड़ है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करेंगे। मोदी सरकार जोर शोर से इस मुहिम को शुरू कर रही है। 13 से 15 अगस्त के बीच कई कार्यक्रम होने हैं। आज से कांग्रेस भी आजादी गौरव यात्रा निकालेगी। 9 से 15 अगस्त तक देश भर में यात्राएं निकाली जाएंगी। इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। यूपी में भी आज से भारतीय जनता पार्टी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। अभियान के तहत पार्टी प्रदेश में हर घर पर तिरंगा फहराने का कार्य करेगी। पार्टी के प्रदेश से लेकर बूथ तक के पदाधिकारी व कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पार्टी 9 व 10 अगस्त को प्रदेश के सभी 1918 मंडलों में तिरंगा यात्रा निकालेगी, जिसमें जन प्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ओडिशा दौरे में कहा कि लोग भाई भतीजावाद की राजनीति को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। परिवार आधारित पार्टियों को या तो खुद को बदलना होगा या चुनावी हार का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। मोदी @20 पुस्तक के ओडिशा अध्याय का विमोचन करते हुए शाह ने कहा कि वंशवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार ने इस देश की राजनीति को प्रभावित किया है। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने कल ताबड़तोड़ कार्रवाई की। डोडा और जम्मू के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सोमवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। मामला आतंकवाद के वित्त पोषण मामले से जुड़ा है, जिसमें प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JEI) के सदस्यों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। जमात-ए-इस्लामी के पदाधिकारियों तथा सदस्यों के करीब 10 से अधिक ठिकानों पर एक साथ तड़के रेड की गई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक के साथ भारत की झोली में कुल 61 पदक आए। सबसे ज्यादा 12 मेडल कुश्ती में मिले। शूटिंग से लेकर एथलेटिक्स में भी भारत ने पदक जीते हैं। अब ये पदकवीर अपने मेडल के साथ भारत लौट रहे हैं। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस बार 22 स्वर्ण के साथ भारत पदक तालिका में चौथे नंबर पर रहा है। खेल के आखिरी दिन भी भारत ने 4 गोल्ड समेत 6 मेडल हासिल किए। इन 4 गोल्ड में से 3 बैडमिंटन के मुकाबले में मिले। भारत की बॉक्सिंग टीम का भी एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। बॉक्सिंग में भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया। एथलेटिक्स टीम का भी शानदार स्वागत हुआ। लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। कुश्ती में भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते। देश वापसी पर भारतीय पहलवानों का जोरदार स्वागत हुआ।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन के एकल वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, जिससे अल्मोड़ा जिले सहित पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। जसपाल राणा के बाद लक्ष्य सेन ने उत्तराखंड से गोल्ड मेडल जीता है। उनके घर पर मिठाइयां बांटी गई। मेरठ की लाडली प्रियंका गोस्वामी ने पैदल चाल में सिल्वर मेडल जीता। उनके पिता ने बस में कंडक्टर की नौकरी कर अपनी बेटी को इस मुकाम पर पहुंचाया। प्रियंका ने काफी मुश्किल सफर के बाद कामयाबी पाई। उनको कभी एक टाइम गुरुद्वारे में खाना खाना पड़ता था। मेरठ के माधवपुरम में उनके घर पर आज खुशी का माहौल है। स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन बन गई। उन्होंने सोमवार को महिला सिंगल्स के फाइनल मैच में कनाडा की मिशेल ली को लगातार गेमों में मात दी। सिंधु ने 21-15, 21-13 से मुकाबला जीतकर देश की झोली में इन खेलों का 19वां मेडल डाला है। पुरुष हॉकी टीम सिल्वर मेडल हासिल करने में सफल रही। सोमवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 7-0 से करारी शिकस्त दी। इस हार के साथ साथ ही भारतीय हॉकी टीम का गोल्ड मेडल जीतने का सपना फिर अधूरा रह गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के मेडल की संख्या लगातार बढ़ रही है। टेबल टेनिस में अंशिता शरत कमल ने एक और गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया। उन्होंने लियाम पिचफोर्ड को हराया।